हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ लिया, जिसमें हमने एट द एंड प्रोडक्ट बनाए थे एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। सो बेसिकली डार्क रिएक्शन जो है बायोसिंथेटिक फेज है फोटोसिंथेसिस का। इसमें हम लोग खाना यानी कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ये होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ठीक है। तो साइट ऑफ जो डार्क रिएक्शन है वो है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि वो अंधेरे में होगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर, जो हमने बनाए थे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एटीपी एंड एनएडीपीएच पर, उनको यूज़ किया जाता है यहाँ पर। इसको हम लोग ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी चलते हैं डार्क रिएक्शन में होने वाली साइकिल्स पे। सबसे पहले हमारे पास आता है C3 साइकिल, या फिर साइंटिस्ट के नाम पर, साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था मेल्विन केल्विन, उनके नाम पर इनका नाम हमने दिया केल्विन साइकिल, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल साइकिल है और हर ग्रीन प्लांट में होता है, यानी कि C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, केल्विन साइकिल होता ही है, ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो है RUBP, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, एक 5 कार्बन कंपाउंड है, जो कि पहला कार्बन एक्सेप्टर बनता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, और पहला स्टेप होता है केल्विन साइकिल का कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, जहाँ से इसका नाम आया C3 साइकिल। उसके बाद ATP को यूज़ किया जाता है, NADH को यूज़ किया जाता है, और दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन, जब हम बनाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक उसमें से कुछ पार्ट जो है ग्लूकोज बनाने के लिए चला जाता है, और बाकी का जो है वो रीजनरेशन स्टेप्स में जाता है, ATP को यूज़ करता है और फिर से RUBP बना देता है, ताकि वो नया CO2 एक्सेप्ट करे और ये साइकिल चलता रहे, ठीक है। तो हम लोग लेकर चलते हैं, अगर हमें एक ग्लूकोज बनाना है तो हम 6 CO2 से शुरू करते हैं 1 ग्लूकोज के लिए, और 6 RUBP से हमारे पास बनता है 12 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिससे हम लोग बनाते हैं 12 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब 12 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाने के लिए रिडक्शन में 12 ATP यूज़ होते हैं और 12 NADPH यूज़ होते हैं, ठीक है। उनमें से जो 2 हैं वो चले जाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, और 10 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जाते हैं रीजनरेशन स्टेप में, जो कि 6 ATP को यूज़ करके 6 RUBP बना देते हैं, ठीक है। अब हमने एक एंजाइम का नाम सुना, रूबिस्को एंजाइम, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा अबेंडेंट प्रोटीन है ये। इसका ना डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करके ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट कर सकता है, CO2 के साथ बाइंड करके कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट कर सकता है। अगर हम लोग CO2 और O2 को कंपेयर करें इसकी एफिनिटी, तो CO2 के साथ इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। O2 के साथ बाइंड करके ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट ये सिर्फ तभी करता है जब O2 जो है वो बहुत ज़्यादा हो और CO2 कम हो, तभी ये ऑक्सीजनेशन करता है, ठीक है। अब हमने जो C3 साइकिल पढ़ा, अगर हम उसमें देखें कि ATP और NADPH यूज़ कितने हुए पर CO2, हमने कार्बोक्सिलेशन में कुछ यूज़ नहीं किया, रिडक्शन में हमने 2 ATP यूज़ किए, 2 NADPH यूज़ करे, रीजनरेशन में 1 ATP यूज़ किया पर CO2, यानी कि टोटल 3 ATP और 2 NADPH। अगर हम लोग पर ग्लूकोज चले तो हमें बस 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। रिडक्शन में 12 ATP, 12 NADPH, रीजनरेशन में 6 ATP, यानी कि टोटल 18 ATP, 12 NADPH। अब C3 प्लांट्स जो है उनमें एक और साइकिल पाया जाता है, फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग C2 साइकिल भी बोलते हैं। ये तब होता है जब रूबिस्को जो है ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है, यानी कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और CO2 कम हो, ठीक है, तब रूबिस्को जो है ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। तो RUBP के साथ ऑक्सीजन जब बाइंड होगा ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में, एक तो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड, जहाँ से इसका नाम आया C2 साइकिल। अब जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एक वेस्ट प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम लोग चाह रहे हैं कि लाइट रिएक्शन में हमने ATP और NADPH बनाया, डार्क रिएक्शन में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे ना तो शुगर बन रहा है, ना ATP बन रहा है, और ना NADPH बन रहा है, उल्टा कुछ ना कुछ यूज़ ही हो जाता है, ठीक है। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब फोटो रेस्पिरेशन में हमें याद रखना है कि 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं।
सीक्वेंस हम चलें, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। और जो फोटो रेस्पिरेशन है वो C3 प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि C4 प्लांट में नहीं मिलता है, सिर्फ C3 प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, तो अब C3 प्लांट्स में ठीक है कुछ ना कुछ शुगर बन गया, साथ में कुछ वेस्ट भी तो हो रहा है ना एनर्जी का। तो C3 प्लांट जो है लेस प्रोडक्टिव है क्योंकि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन है। C4 प्लांट्स में हमने बोला कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, यानी कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, मोर प्रोडक्टिव है C4 प्लांट्स। अगर हम लोग C4 की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग चलते हैं हैच एंड सेलेक्ट पाथवे पे। साइंटिस्ट के नेम पर हैच एंड सेलेक्ट पाथवे, इसको हम लोग C4 पाथवे भी बोलते हैं। एक तो इसमें ना हमें सेल्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है लीव्स में, जिसको हम बोलते हैं क्रेंज एनेटमी। इसमें होता क्या है, सबसे पहले CO2 जब आता है, पहले मीजोफिल सेल्स उसको लेते हैं, फिर वो उसको C4 एसिड में कन्वर्ट करके बंडल शीथ में देते हैं। ठीक है, जहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट होता है। तो अल्टीमेटली रूबिस्को के पास सिर्फ CO2 पहुँचता है, O2 चाह कर भी नहीं पहुँच पाता। तो मिजोफिल सेल्स जो है वो है पैलिसेड एंड स्पंजी में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। दूसरा बंडल शीट जो है मल्टीपल लेयर्ड है, टाइटली पैक्ड है और इम्परवियस है गैस एक्सचेंज के, यानी कि इनके आर पार कोई भी गैस नहीं जा सकती। उसको CO2 को भी C4 एसिड की फॉर्म में हम लोग लेके आते हैं। तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है, अगर हम लोग C4 साइकिल देखें, देखो बाहर मीजोफिल सेल देन बंडल शीट सेल। पहले मीजोफिल सेल में CO2 आता है, फिर उसमें रिएक्शंस चलते हैं और फिर बंडल शीट के पास जाता है। ठीक है, तो मीजोफिल सेल जो है उनमें रूबिस्को नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज का भी बात नहीं करेंगे रूबिस्को को ले, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को है ही नहीं। ठीक है, और एक और एंजाइम है पेपकेज। पेपकेज कहाँ काम आता है, CO2 आया, हमारा आता है फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, पीपी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, पेपकेज की प्रेजेंस में ये बनाता है ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, जो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, जहाँ से नाम आया C4 साइकिल। अब जो ये ऑक्जेलो एसीटेट है ये बनाता है मैलेट। ठीक है, C4 एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीट सेल में। देखिए CO2 नहीं आया, C4 एसिड आया है। अब C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है, जिससे कि एक CO2 निकाला और बाकी के 3 कार्बन से बनाया पायरुवेट C3 एसिड। अब इसे फिर से मीजोफिल सेल्स में भेजा जाता है C3 एसिड को, और वहाँ से होता है PEP का रीजनरेशन। अब इस स्टेप में 2 ATP और यूज़ हो जाते हैं, 2 ATP यूज़ हो जाते हैं। PEP फिर से CO2 के साथ बाइंड करेगा और ऐसे चलता रहेगा। या ये जो डीकार्बोक्सिलेशन से हमने CO2 निकाला ना, ये CO2 चला जाएगा, रूबिस्को प्रेजेंट है बंडल शीट सेल्स में, पेपकेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग CO2 को PP के साथ मिलाकर ऑक्जेलो एसीटेट नहीं बना रहे हैं, पेपकेज नहीं है, यहाँ पर रूबिस्को प्रेजेंट है। रूबिस्को को CO2 मिलेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, RUBP के साथ CO2 को बाइंड करेगा। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम है और पूरा C3 साइकिल चलता जाएगा और लास्ट में शुगर बना देंगे, C3 साइकिल चलता जाएगा। अब गैसेस जो है बंडल शीट सेल्स के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकती। CO2 को अगर एंटर करना है तो वो C4 एसिड की फॉर्म में एंटर करेंगी। ठीक है, और बंडल शीट सेल्स को जब भी CO2 चाहिए होगी, इस C4 एसिड से डिकार्बोक्सिलेशन से निकाल लिया जाएगा। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन का चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि रूबिस्को के पास ऑक्सीजन आता ही नहीं है, सिर्फ CO2 को लाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे चलता है C4 साइकिल। अगर हम लोग इसमें देखें कि एनर्जी कितना यूज़ हुआ ATP और NADPH, तो अगर पर CO2 हम बात करें तो C3 साइकिल में तो हमने 3 ATP और 2 NADPH यूज़ किए ही थे, जो ये C3 साइकिल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो यहाँ पे यूज़ होता है वो PEP के रीजनरेशन में 2 ATP ये यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं, PEP के रीजनरेशन में। ठीक है, अगर हम लोग पर ग्लूकोज बात करें तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 ATP होता है PEP के रीजनरेशन में और 18 ATP C3 साइकिल में, 12 NADPH C3 साइकिल में। टोटल हम बात करें तो पर ग्लूकोज 30 ATP एंड 12 NADPH, पर CO2 5 ATP एंड 2 NADPH। ऐसे चलता है हमारा डार्क रिएक्शन, जिसके एट द एंड हमने क्या बनाए, शुगर्स। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे डेजर्ट्स में जो मिलते हैं जीरोफाइट सक्यूलेंट्स प्लांट्स, उनमें हमें एक और मॉडिफाइड पाथवे देखने को मिलता है, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम पाथवे। उसमें होता है क्या है, उनको ना वाटर सेव करना होता है। ठीक है, अब देखिए वाटर सेव करने के लिए वो करते हैं क्या है, दिन में जब सनलाइट ज़्यादा है वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर दिया तो CO2 भी अंदर नहीं आता है।
ठीक है। अब CO2 अंदर नहीं आ रहा है तो पूरा ये डार्क रिएक्शन चलेगा कैसे? तो वो करते क्या है, रात को अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं। तो नॉर्मल से अपोजिट चलता है उनका स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जब रात को स्टोमेटा ओपन हुआ तब CO2 अंदर आता है और उसको C4 एसिड बना के स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। जब दिन में प्लांट में लाइट रिएक्शन होता है और उसके पास ATP और NADPH आता है, तो वो जो रात को उसने C4 एसिड बना के स्टोर किया था उसको यूज़ करके वो शुगर बना लेता है। तो वो एक थोड़ा सा वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन है वाटर को सेव करने के लिए। स्टोमेटा नॉर्मल से अपोजिट काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।